नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में एडिटोरिया भोली उमन बिहार दुर्गा प्रीलिम्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें कुल 15 मॉडल सेट दिए गए हैं। तो ये सेट नंबर 10 को देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? लाला लाजपत राय के द्वारा दोस्तों ये कहा गया, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की आलोचना की थी। और लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। पंजाब केसरी के उपनाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दंडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो ये दोस्तों ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करें तो महात्मा गांधी ने दंडी यात्रा की शुरुआत ये 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू की थी तथा 6 अप्रैल 1930 को 78 सहयोगी के साथ डंडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और नमक कानून के उल्लंघन को भारतीय द्वारा ब्रिटिश कानूनों के विरोध एवं साम्राज्यवाद की समाप्ति के प्रयासों के प्रतीक के रूप में देखा गया। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डलहौजी की व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य दोस्तों कौन सा था? इसकी बात करें तो डलहौजी के व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य की दोस्तों बात की जा रही है, तो ये सतारा राज्य प्रथम था। इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध नीति को व्यापगत सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसके तहत विलय किया गया राज्य दोस्तों प्रथम राज्य कौन था? सतारा। अगर पूछ दिए दोस्तों कि कब किया गया था, ये 1848 में किया गया था विलय। क्योंकि हम 1848 में विलय किया गया था। और इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए दोस्तों कुछ प्रमुख राज्य को बात करें, सतारा दोस्तों 1848 हो गया। बाद में कि संबलपुर की दोस्तों बात करें, संबलपुर दोस्तों 1848 में भी दोस्तों, संबलपुर दोस्तों 1849 में किया गया था। और बघाट की बात करें, बघाट 1850 में। और झांसी की बात करें तो ये झांसी दोस्तों 1853 में झांसी को विलय। और नागपुर की दोस्तों बात करें तो नागपुर 1854 ईस्वी में नागपुर का विलय किया गया था डलहौजी की नीति के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? दोस्तों बात की जा रही है वंदे मातरम का, तो ये स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत दोस्तों ये किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता के सड़कों पर वंदे मातरम से गूंज उठी आवाज थी। और इस आंदोलन में प्रथम बार वंदे मातरम का प्रयोग व्यापक पैमाने पर हुआ। बाद में यही गीत दोस्तों पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? तो ये ऑस्ट्रेची आयोग के द्वारा ये किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें ऑस्ट्रेची आयोग की तो ये लॉर्ड लिटन ने ऑस्ट्रेची आयोग का गठन अकाल के दौरान की स्थिति की समीक्षा के लिए किया है। और इस समिति ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि अकाल से प्रभावित लोग की सहायता करना यह राज्य का कर्तव्य है तथा इसकी समिति की सिफारिश पर दोस्तों 1883 में अकाल संहिता की निर्माण भी किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अकाल संहिता की निर्माण भी की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। दोस्तों बात की जा रही निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करने के लिए अगर देखते हैं क्रिप्स मिशन दोस्तों, ये क्रिप्स 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942। अगर बात करें दोस्तों नेहरू रिपोर्ट की तो नेहरू रिपोर्ट दोस्तों ये 1928 में 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया था। और बात करें वेवेल आयोग की तो दोस्तों ये 1945 में किया गया था। और बात करें अगस्त प्रस्ताव की, अगस्त प्रस्ताव दोस्तों 1940 में। अब इसको दोस्तों क्रम अनुसार सब सजा दीजिए दोस्तों। हो जाएगा, पहले हो जाएगा 3 हो जाएगा, तब 2, तब 1
और तब 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका बी हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा 3 2 1 4। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। दोस्तों बात की जा रही है कन्नड़ साहित्य में, बोल रहे हैं जो त्रिरत्न में शामिल नहीं है दोस्तों ये कंबन है। कंबन जो ये नहीं है, बाद बाकी दोस्तों पप रन पुन ये दोस्तों ये शामिल है। अगर बात करें पप रन पन की दोस्तों, तो ये 10वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के रूप में व्याख्यात थे, जबकि दोस्तों कंबन तथा पुललेंदी का संबंध दोस्तों तमिल साहित्य से था। इसको ध्यान रखिए, तमिल साहित्य से इसका संबंध था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो ये दोस्तों अगर बात करें तो कौन सा कर गैर मुसलमान से लिया जाता था, तो ये दोस्तों बात करें तो ये जजिया, खराज और जजिया कर दोस्तों ये गैर मुसलमान से लिया जाता था, खराज और जजिया। अगर बात करें दोस्तों खराज की, तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला दोस्तों भूमि कर था। जजिया कर की दोस्तों बात करें तो गैर मुसलमान से लिए जाने वाला दोस्तों ये धार्मिक कर था। ये क्या था, ये धार्मिक कर था। अगर दोस्तों बात करें जकात का, तो जकात के मुसलमानों से लिया जाने वाला दोस्तों ये भी एक धार्मिक ही कर था। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जकात या राजस्व दोस्तों, जफरी दोस्तों राजस्व हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। तो बात करती है सरस्वती को दोस्तों सबसे पवित्र नदी माना गया, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी दोस्तों बात की जाए तो ये महत्वपूर्ण नदी की बात की जाए तो ये महत्वपूर्ण सिंधु नदी है, महत्वपूर्ण नदी दोस्तों ये सिंधु नदी है। और जबकि दोस्तों सर्वाधिक पवित्र नदी दोस्तों ये पवित्र की बात करें दोस्तों तो ये सरस्वती दोस्तों है, और जिसे दोस्तों देवी माता या माता या नदी माता भी कहा गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है, तो ये दोस्तों देखिए ऋग्वेद दोस्तों ये स्तुति के भजन का ज्ञान देता है दोस्तों, ये सही है। और दोस्तों बात करें अथर्ववेद दोस्तों तो ये जादू के पुत्रों का दोस्तों ज्ञान देता है, सही है। यजुर्वेद दोस्तों ये यज्ञ संबंधी सूत्रों का दोस्तों ज्ञान देता है। बाद बाकी बचा दोस्तों ये सामवेद दोस्तों, ये सामवेद गलत है। अगर बात करें दोस्तों सामवेद दोस्तों धुनों का ज्ञान दोस्तों ये जब तब के लिए ये किया गया है, ये होता है, इसको ध्यान रखिएगा। धुनों का ज्ञान, इसको लिख लीजिएगा, धुनों का ज्ञान या जब तब के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है सामवेद। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका बी हो जाएगा, बी गलत है, बाद बाकी सभी सही है। अगर बात करें दोस्तों एक एक करके, ये दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद इन चारों वेदों को संहिता कहा गया है, जिसमें से ऋग्वेद स्तुति के भजनों का ज्ञान पाठ के लिए है, और सामवेद दोस्तों धुनों का ज्ञान जप ताप के लिए है, और ये यजुर्वेद यज्ञ सूत्रों का ज्ञान या पूजा के लिए है, और अथर्ववेद जादुई सूत्रों का ज्ञान के लिए यह प्रसिद्ध, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी। दोस्तों ये 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की थी, इसको ध्यान 1579 में की थी। और दोस्तों अकबर समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में मजहरनामा की घोषणा की थी, और इस घोषणा से अकबर ने स्वयं को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना लिया था। और मजहरनामा का दस्तावेज का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। दोस्तों कौन, शेख मुबारक के द्वारा ये तैयार किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक समक्ष और योग्य थी। ये तो मिन्हाज ए सिराज के द्वारा दोस्तों ये लिखा गया था, इसको ध्यान रखिए। मिन्हाज ए सिराज के द्वारा ये लिखा गया था, और मिन्हाज ए सिराज ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी। और फारसी इतिहासकार अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी में इस्लामी दुनिया के बारे में विस्तृत किया था, और अपनी इस कृति को मिन्हाज ने गुलाम वंश के शासक नासिरुद्दीन अहमद को समर्पित किया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति अनुशंसा पर किया गया दोस्तों। तो ये संथानम समिति के द्वारा
कि ये किया गया था, इसको ध्यान, पंथानम समिति के द्वारा इसको तैयार किया गया था। ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पंथानम समिति के द्वारा किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है, जिसकी स्थापना की दोस्तों बात करें तो ये 1964 में संथानम समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित एक प्रस्ताव किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था दोस्तों? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा दोस्तों इसको अलग कर दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। 1919 के तहत इसको अलग कर दिया गया था। और दोस्तों भारत सरकार अधिनियम की बात करें तो 1919 में वायसराय जेम्स फोर्ड के समय आया था और इसके द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? दोस्तों बात की जा रही है कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, तो चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग दोस्तों। तो इसमें दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग दोस्तों ये क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन डी पर दिया गया केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा ये नहीं है, बाद बाकी चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों ये सभी सभी है, बाद बाकी डी नहीं है। अगर दोस्तों बात करें संवैधानिक निकाय का तो निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग भारत के महान्यायवादी राज्य का महाधिवक्ता है। और गैर संवैधानिक आयोग की बात करें तो गैर संवैधानिक आयोग में दोस्तों नीति आयोग, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग दोस्तों ये क्या है? गैर संवैधानिक आयोग है, इसको ध्यान रखिएगा। ये प्रमुख थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र या दार्शनिक और मार्गदर्शन कहा जाता है? तो दोस्तों ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ये कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन बी पर दिया गया है, अगर बात करें लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करके अंतिम रिपोर्ट तैयार कर संसद के पटल पर रखती है और सीजीए को इस समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शन भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति का प्रकलन समिति का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? दोस्तों संघीय संविधान की विशेषता नहीं की बात की जा रही है दोस्तों, तो ये एकल संविधान नहीं है, बाद बाकी शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र नगरपालिका, लिखित संविधान, ये सब दोस्तों ये क्या है? इस संघीय संविधान की सब दोस्तों ये विशेषता है, बाद बाकी एकल संविधान इसमें से नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात कर ली जाए एकल संविधान की दोस्तों, एकल संविधान की, तो एकल संविधान संघीय संविधान की विशेषता नहीं है, बल्कि यह संविधान की एकात्मक विशेषता है। और एकात्मक व्यवस्था में संसद की शक्तियाँ सर्वोच्च होती है, जबकि एक संघात्मक शासन व्यवस्था में नगरपालिका की स्थिति सर्वोच्च होती है। एकात्मक शासन के अंतर्गत सभी शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, जबकि संघात्मक शासन में केंद्र तथा राज्य दोस्तों दोनों के बीच में इसमें होती है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। इससे क्या होता है? तो इससे सभी राज्य को अपना अपना आसानी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दोस्तों आता है? बात करें इसकी तो ये प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत दोस्तों ये आता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन सी पर दिया गया, अगर बात कर लें तो उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत विवाह, तलाक, न्यायालय की अवमानना का तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को क्रियान्वयन आदि सभी प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में शामिल होते हैं, इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? दोस्तों अगर बात करें तो ये 1/6 सदस्यों का दोस्तों ये नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, इसको ध्यान रखिए। 1/6 सदस्यों का दोस्तों नामांकन। अगर बात कर लें तो अनुच्छेद 171 के अंतर्गत, अनुच्छेद 171 आर्टिकल 171 के अंतर्गत विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति का वर्णन है और इसी में 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों को दोस्तों मनोनीत किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों बात करें तो ये अनुच्छेद 131 दोस्तों
ऑप्शन ए पे 131 है, अनुच्छेद बी पर 333 और दोस्तों सी पर 338 और 340, डी पर दोस्तों 340 है। इसको यहाँ 4 हो जाएगा, 4 पर दोस्तों 340 है। दोस्तों बात करें तो अगर इसकी प्रमुख पहले पॉइंटों की बात कर लें तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 131 और 331 एवं अनुच्छेद 333 से संबंधित है। जो 331 के तहत लोकसभा 331 के तहत दोस्तों बात करें तो ये लोकसभा एवं 333 के तहत दोस्तों राज्य में नियुक्त होने वाला एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त करता है। तो दोस्तों इस विधेयक को जनवरी 2020 में 140वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के रूप में ये अंगित किया गया है। दोस्तों इस प्रकार से इसका 1 और 2 दोस्तों 2 हो जाएगा। तो देखिए 1 और 2 किस में दोस्तों, तो ये ए नंबर पर, इसको ध्यान रखिए, तो इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। तो दोस्तों बात की जा रही तो ये केंद्रीय द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों ये नहीं लिया गया है। तो बात बाकी दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन, दोस्तों ये तीनों लिए गए हैं। बाद बाकी केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों ये नहीं ली गई है। दोस्तों इसकी बात करी तो ये कहाँ से ली गई दोस्तों, तो ये कनाडा से लिया गया है। ये कनाडा से ये लिया गया है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। अगला प्रश्न है, आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से संबंधित दोस्तों है। दोस्तों आपातकाल की बात की जा रही तो दोस्तों ये भाग 18 से संबंधित आपात उपबंध, इसको ध्यान रखिएगा, ये 18 से संबंधित है। और संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध दोस्तों ये 352 से लेकर 352 से 360 में दोस्तों ये आपात उपबंध की प्रावधान है। और भाग 15 में दोस्तों बात करें तो भाग 15 में ये निर्वाचन और दोस्तों बात करें और भाग 17 में, तो भाग 17 में दोस्तों राज्य भाषा की, और तथा दोस्तों भाग 20 में दोस्तों संविधान संशोधन, भाग 20 में संविधान संशोधन की दोस्तों बात की गई, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों क्या इसका हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, भाग 18 में इसका हो जाएगा, आपात उपबंध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है। तो बात करें तो बोल रहे कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है। दोस्तों इनमें से दोस्तों ये सभी के सभी हो जाएगा, जो रेशम, शहद, मोती, दोस्तों इनमें से सभी दोस्तों ये कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता। इस प्रकार से इसका ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा, रेशम, शहद, मोती, ये सब दोस्तों ये सब कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों बात करें रेशम और शहद कीटों की विभिन्न दोस्तों प्रजातियों से ये प्राप्त किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से दोस्तों पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑस्कर पुरस्कार 1929, मानवोकर पुरस्कार 1969 और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965। तो कलिंग पुरस्कार दोस्तों 1951 दोस्तों, ये 1951 नहीं, ये 1952 में दोस्तों किया गया था, इसको ध्यान रखिए, 1952 में किया गया था। और बात करें दोस्तों कलिंग पुरस्कार की, दोस्तों ये विज्ञान क्षेत्र से ये संबंधित है, ये विज्ञान क्षेत्र से ये संबंधित, को ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कलिंग पुरस्कार संबंधित से नहीं है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का किसका संग्रह है। अगर दोस्तों बात करें रविंद्रनाथ टैगोर का दोस्तों, तो ये कविताओं का दोस्तों ये क्या है संग्रह, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कविताओं का संग्रह है, जो ऑप्शन सी पर दिया गया है। और दोस्तों गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है। और इस रचना के लिए उसे वर्ष 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार इसको दिया गया था, 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शून्य मील केंद्र के नाम से किस शहर को जाना जाता है। दोस्तों बात करें इसका, दोस्तों ये नागपुर को ये जाना जाता है, इसको ध्यान रखिए, नागपुर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। जीरो माइल सेंटर के नाम से इन्हें जाना जाता है, इंग्लिश की बात करें तो। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया दोस्तों। अगर इसकी बात करें तो ये 15 जून 2005 को ये शुरू किया गया था। अगर बात करें दोस्तों तो भारत में सूचना का अधिकार कानून 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और पूर्णतया 12 अक्टूबर 2005 को
संपूर्ण धाराओं के साथ फिर लागू कर दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है दोस्तों? अगर बात करें दोस्तों तो इसकी ये 2 साल इसकी पूरी कार्य अवधि होती है। तो सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य, जैसे आप अस्थायी सदस्य की दोस्तों बात करें तो इसमें दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और दोस्तों इसमें चीन, ये 5 दोस्तों ये अस्थायी सदस्य है तथा दोस्तों 10 अस्थायी सदस्य है। और अस्थायी सदस्यों को दोस्तों कार्य अवधि दोस्तों कितना होती है? ये 2 वर्ष होती है, इसको ध्यान रखिएगा। केवल 2 वर्ष होती है अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि। अगला प्रश्न है, बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली है? ये दोस्तों ये हॉकी की ये प्रमुख शब्दावली, इसको ध्यान रखिएगा। हॉकी की ये प्रमुख शब्दावली है दोस्तों। बेटन कप, रंगावली कप या आगा खान दोस्तों ये हॉकी का है। और डुरंड कप दोस्तों डुरंड कप या रोवर्स कप या मैजेगा कप दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है। अगर बात करें दोस्तों फुटबॉल का, देख लीजिए लिख देते हैं डुरंड कप या रोबर्स या मैजेगा, ये फुटबॉल से संबंधित। तो अगर दोस्तों बात करें गोल्फ का, तो गोल्फ का दोस्तों बाकर कप या सर्किट कप या डनहिल कप या राइडर कप दोस्तों ये गोल्फ से संबंधित है। या राइडर कप ये गोल्फ से संबंधित। अगर बैडमिंटन का दोस्तों बात करें बैडमिंटन का, तो नारंग अमृत दीवान कप, इसको दोस्तों इसको लिखते जाइएगा कप, इसको ध्यान रखिए, ये इससे संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, जैव विविधताओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, जैव विविधताओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना। पारिस्थितिकी तंत्र का दोस्तों निर्वहन करना जैव विविधता की सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगर बात करें दोस्तों जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना, और यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया गया है। जैव विविधता आनुवंशिक, जाति, समुदाय व परितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक परवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो बात करें तो ये सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि दोस्तों इसके ये प्रभावी कारक, इसको ध्यान रखिएगा। इसका दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो परवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक उष्णन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल सहित पर्यावरण दबाव के कारण होते हैं, और जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और परवालों की मृत्यु दोस्तों दोनों घटित होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसार का दर्जा प्राप्त दोस्तों? तो दोस्तों रामसार के दोस्तों दर्जा की दोस्तों बात करें दोस्तों ये नंदा झील, पीचवरम मैंग्रोव, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और चिल्का झील दोस्तों ये चारों दोस्तों ये क्या है? रामसर का दर्जा प्राप्त, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, इसका नाम दोस्तों क्या है? दोस्तों इसकी नाम की दोस्तों बात करें तो इसका नाम दोस्तों भारत गौरव है। इसका नाम भारत गौरव है। दोस्तों भारतीय रेल द्वारा 2022 में देश की पहली भारत गौरव सेवा ट्रेन का परिचालन किया गया, जो देश की पहली निजी ट्रेन सेवा है। और इसकी शुरुआत दोस्तों कोयम्बटूर से शिरडी तक दोस्तों किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? तो बात करें इसका तो ये NH53 पर ये किया गया है, इसको ध्यान रखिए। NH53 पर किया गया है। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने NH53 पर महाराष्ट्र अमरावती एवं अकोला जिलों के बीच बिटुमिनस कंक्रीट द्वारा 84 किलोमीटर सड़क का निर्माण मात्र 105 घंटे 33 मिनट में
में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है? ये दोस्तों ये असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य का, इसको ध्यान रखिएगा। असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य का ये नामसाई घोषणा पत्र है, जो दोस्तों ऑप्शन डी पर दिया गया है। और दोस्तों असम तथा अरुणाचल प्रदेश के मध्य 123 गाँवों का विवादों का सुलझाने वाले नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? तो बात की जाए मिशन शक्ति की बात की जा रही थी, बोल रही किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों महिला एवं बाल विकास के द्वारा ये शुरू किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? और दोस्तों बात करें इसके, दोस्तों ये 21 वर्ष तक के दोस्तों ये हो सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में सेवा हेतु अग्निपथ भर्ती सेवा की शुरुआत की गई है, और इस योजना के अंतर्गत 15 से 21 वर्ष तक की आयु के उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा लिमिट सीमा क्या है, 17 से 21। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ? भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ? दोस्तों अगर बात करती है उत्तर प्रदेश में ये बनकर तैयार हो चुका है, जो ऑप्शन ए पर दिया गया है। और देश का दोस्तों पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में, दोस्तों कहाँ, ये रामपुर में परवाई के पंचायत में बनकर तैयार हुआ है। अगला प्रश्न है, एलिजाबेथ फर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? दोस्तों ये फ्रांस की ये बनी, इसको ध्यान रखिए, ये फ्रांस की बनी है। तो एलिजाबेथ फर्न फ्रांस की नई प्रधानमंत्री दोस्तों बनी है। ये पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला है, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों तो ये नरेंद्र मोदी को ये सम्मानित किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी को ये सम्मानित किया गया है। और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड हेतु चुना गया है, और इन्हें यह पुरस्कार लोक सेवा कार्य के लिए इसे दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नायडाड़ा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम दोस्तों क्या है? दोस्तों अगर इसके नाम की दोस्तों बात करें तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ इसका नाम रखा, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ इसका नाम रखा गया, जो ऑप्शन सी पर दिया गया है। और दोस्तों राजस्थान में भोलेनाथ की ये 351 फीट ऊंचा प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, और इसकी ऊंचाई दोस्तों क्या है, 351 फीट इसकी ऊंचाई रखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कि दोस्तों ये मध्य प्रदेश बन चुका है, इसको ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश बन चुका है। और हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य की दोस्तों बात करती है, मध्य प्रदेश बना है। और हिंदी भाषा में दोस्तों इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला इंजीनियरिंग कॉलेज की दोस्तों बात करें तो ये NIT ये जो पटना में है दोस्तों, ये यहाँ शुरू किया गया, इसको ध्यान रखिए, ये पटना के द्वारा ये शुरू किया गया है हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग करना। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? दोस्तों ये बात ये आयरलैंड ये प्रथम स्थान पर है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों वर्ष 2022 में वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान दोस्तों बात करें तो ये भारत दोस्तों 135वां स्थान पर है। और दोस्तों बात करें जबकि दोस्तों पहले स्थान पर दोस्तों आयरलैंड है। यह रिपोर्ट दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा दोस्तों ये जारी किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया? दोस्तों तो ये पर्यावरण दिवस बनाया गया है, इसको ध्यान रखिए, पर्यावरण दिवस के रूप में इसे मनाया गया है। और दोस्तों इसकी प्रमुख दोस्तों बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों ये 5 जून को फिर दोस्तों ये 5 जून को माना जाता है। और 2022 में इसका मुख्य विषय था दोस्तों ओनली वन अर्थ था। जबकि विश्व पृथ्वी दिवस की दोस्तों बात करें तो ये इसका थीम था दोस्तों इन्वेस्ट इन आवर प्लांट। इसको थीम को दोस्तों देखिएगा, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट PLANET, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, 19वां नेम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों ये युगांडा में किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये युगांडा में किया जाएगा।
जो ऑप्शन ए पर है। दोस्तों बात करें नियम का शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन युगांडा में किया जाएगा। उड़ीस संगठन की दोस्तों स्थापना की बात करें, इसका स्थापना दोस्तों कब किया गया था? ये 1961 में इसका स्थापना किया गया था। और इसमें कुल देशों की दोस्तों बात करें तो इसमें कुल देश दोस्तों 120 इसमें कुल देश है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया। दोस्तों पूछ रहा है ये कहाँ है? तो ये जयपुर में ही अवस्थित, इसको ध्यान रखिएगा, ये जयपुर में अवस्थित है। ये जो कहाँ जो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? दोस्तों तो ये शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ये अवार्ड मिला है, इसको ध्यान रखिएगा, शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। और दोस्तों बात करें वर्ष 2022 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड है तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड शेरशाह को मिला है। जबकि फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब दोस्तों द पुष्पा इज द राइज को मिला है, इसको ध्यान द पुष्पा इज द राइज को मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में आए फितरंग चक्रवाती तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये थाईलैंड के द्वारा ये किया गया, इसको ये थाईलैंड के द्वारा ये किया गया है। और पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश के क्षेत्रों में अक्टूबर में आए फितरंग चक्रवात का नामकरण दोस्तों ये थाईलैंड में किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुए हैं? ये दोस्तों ये सिंगापुर से ये प्राप्त हुए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये सिंगापुर से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक FDI निवेश सिंगापुर का रहा है। और इसके बाद दूसरे तथा तीसरे स्थान की दोस्तों बात करें, दूसरे पर दोस्तों मॉरिशस और तीसरे की दोस्तों बात करें तो USA UAE दोस्तों तीसरा स्थान पर। अगला प्रश्न है और आज की पेपर का लास्ट प्रश्न है, नंदा देवी जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है ये किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों ये गोवा में अवस्थित है, इसको ध्यान रखिए, ये गोवा में अवस्थित है नंदा झील की। तो दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल 50 प्रश्न का डिस्कशन किए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।